हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर का। और ये वन लाइनर आपको काम आएगा कहाँ पर? इन पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों में काम आते हैं। मेंस में जब हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाते हैं तो बहुत सारी जो टॉपिक्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, याद नहीं रहते हैं, केस लॉज याद नहीं रहते हैं। तो उसमें आपका बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसके अलावा पीटी के एग्ज़ाम के लिए और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो ये है कि दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री 2008 का केस है। एंड दैट केस इज रिलेटेड विद द सेक्शन 24 ऑफ द सीपीसी। ओके। दूसरा जो पॉइंट आता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस केमिकल कंस्ट्रक्शन 1979। सो इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस केमिकल कंस्ट्रक्शन 1979, ये जो केस है ये ट्रांसफर ऑफ सूट इन सिविल मैटर्स के मामले से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द टर्म सूट हैज बीन डिफाइंड बाय द प्रीवी काउंसिल इन हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांबेस कंपनी लिमिटेड 1933। तो बहुत क्लियर सा पॉइंट ये है कि प्रीवी काउंसिल ने सूट जो शब्द है इसको डिफाइन किया था हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रांबेस कंपनी लिमिटेड के केस में। नाउ सूट का मतलब क्या होता है? तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट से कि सूट मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग। सूट का मतलब होता है सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। सो सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके कहा था इन द ईयर ऑफ 1989। केस का नाम है पांडुरंगा रामचंद्र वर्सेस शांतिबाई रामचंद्र। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णप्पा वर्सेस शिवप्पा। कृष्णप्पा वर्सेस शिवप्पा 1907 का केस है, बहुत ही पुराना केस है। बट इसे बहुत काम की बात क्या है कि द कोर्ट गेव द इसेंशियल्स ऑफ ए सूट। सूट के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं तो वो इस पॉइंट में मेंशन किए गए थे इस केस के अंदर। तो यहाँ पर है कॉज ऑफ एक्शन, सबसे पहला कॉज ऑफ एक्शन। दूसरा अपोजिट पार्टी या पार्टीज। तीसरा जो होता है वो है सब्जेक्ट मैटर। और चौथा पॉइंट होता है वो है रिलीफ। नेक्स्ट पॉइंट, Section 26 and Order 4 CPC deals with the institution of suits। तो सेक्शन 26 और जो ऑर्डर 4 है सीपीसी का वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात करता है। ऑर्डर 5 सीपीसी बेसिकली डील्स विथ समन्स। तो सीपीसी के अंदर ऑर्डर 5 जो है वो समन्स को डील करता है। अगर हम बात करें इसेंशियल्स ऑफ समन्स की इन सीपीसी, तो ऑर्डर 5 रूल 1 सब रूल 3 के अंदर ये मेंशन किया गया है। डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट, ये जो प्रोविजन है इसका प्रोविजन मिलता है ऑर्डर 5 रूल 9 के अंदर। डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट, कोर्ट जो है समन्स की डिलीवरी करा रहे हैं या भेज रहे हैं तो वो है ऑर्डर 5 रूल 9। इसके अलावा द कोर्ट शैल ट्रीट रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस एज ए वैलिड सर्विस। अगर कोर्ट ने समन्स जारी किए हैं किसी पर्सन के खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ सीपीसी के अंदर, और उस बंदे ने लेने से मना कर दिया है, तो उस रिफ्यूजल को भी एक्सेप्टेंस मान लेगी कोर्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 5। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस बाय प्लेंटिफ और दस्ती समन्स। तो सर्विस बाय प्लेंटिफ या दस्ती समन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सीपीसी के अंदर ऑर्डर 5 रूल 9 ए के तहत दिया गया है। In CPC, the summons must be served to the defendant in person or to his authorized agent। तो सीपीसी के अंदर समन्स जो होते हैं मस्ट बी सर्व्ड टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को सर्व किए जाएंगे इन पर्सन या तो उसको ऑथराइज्ड एजेंट को दिए जाएंगे। ये प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 5 रूल 12 के अंदर। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ, इन सब पॉइंट्स के साथ मैं एक पॉइंट और आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि जिनको भी अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है या डिटेल में चीज़ें समझनी है इन डिटेल, तो उसके लिए हमारे ऐप के ऊपर जाकर के आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने हिसाब से आपके अकॉर्डिंग, आपको जो जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स कस्टमाइज करा सकते हैं या आप प्री कस्टमाइज कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Where the defendant is absent, summons may be served on any adult male or female member of his family but not to servant। याद रखिएगा, ये ऑर्डर 5 रूल 15 का प्रोविजन है और विच सिंपली सेज कि अगर जहां पर डिफेंडेंट नहीं मिलता है तो समन्स को किसी भी एडल्ट मेल या फीमेल मेंबर को जो कि उसके फैमिली का होगा उसको दिया जा सकता है, बट नौकर को नहीं दिया जा सकता है। ये सिविल का ये प्रोविजन है। नेक्स्ट, summons may be served to the manager or agent।
तो समन्स को उसके मैनेजर या उसके एजेंट के पास सर्व कराया जा सकता है डिफेंडेंट के। तो वो पॉइंट आता है ऑर्डर 5 रूल 13 के अंदर, ये मेंशन है। वेयर देयर आर टू और मोर डिफेंडेंट्स, जहां पर किसी केस के मामले में दो या दो से अधिक डिफेंडेंट्स मौजूद हैं, तो समन्स हर एक डिफेंडेंट को भेजा जाएगा। ये बात प्रोविजन कही गई है ऑर्डर 5 रूल 11 के अंदर। सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डर 5 रूल 17 और ऑर्डर 5 रूल 20 के अंदर दिया गया है। सर्विस टू डिफेंडेंट हु इज इन जेल, कोई भी डिफेंडेंट जो कि फिलहाल जेल की कस्टडी में है, उसके लिए सम्मन जो होगा, सम्मन्स की सर्विस जो होगी, वो उसका प्रोविजन ऑर्डर 5 रूल 29 में है। प्रोसीजर फॉर डिस्कवरी इन सीपीसी, सीपीसी के अंदर डिस्कवरी का जो प्रोविजन दिया गया है वो ऑर्डर 11 में है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 30, सेक्शन 30 सीपीसी इंपावर्स द कोर्ट टू मेक एन ऑर्डर फॉर डिस्कवरी। सो बेसिकली डिस्कवरी का ऐसा कोई डेफिनेशन है सच नहीं है, बट कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट जो है सेक्शन 30 सीपीसी के तहत आदेश दे सकते हैं डिस्कवरी का। मारिया मार्गरीडा सिक्वेरिया फर्नांडिस, मैं फिर से रिपीट करता रहा हूँ, मारिया मार्गारिडा सिक्योरिया फर्नांडिस वर्सेस इरास्मो जैक डी सिक्वेरिया। 2012 का ये केस है और ये केस सेक्शन 30 से रिलेटेड है, जहां पर कोर्ट को पावर है डिस्कवरी का आदेश देने का। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम उद्दीन 2012, ये एक केस है जो कि रिलेटेड है इंट्रोगेटरीज के कॉन्सेप्ट से। एमएल सेठी वर्सेस आर पी कपूर 1972 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है, जो कि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सीपीसी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट डिस्कवरी, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट अगर डिस्कवरी की बात करें तो दिस पॉइंट इज रिलेटेड विथ ऑर्डर 11 रूल 12 सीपीसी। Section 167 Indian Evidence Act deals with the effect of improper admission और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। सो मतलब बड़ा क्लियर यहाँ पर कहा गया इस पॉइंट के अंदर कि सेक्शन 167 इंडियन एविडेंस जो एक्ट है वो बेसिकली इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के इफेक्ट के बारे में बात करता है। यानी जहां पर इम्प्रॉपर एडमिशन अगर किसी एविडेंस का हो गया है तब क्या इफेक्ट होगा, सेक्शन 167 में देख लेंगे। या रिजेक्ट अगर करते हैं किसी एविडेंस को तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, वो सेक्शन 167 में दिया गया है। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1981, दिस केस इज रिलेटेड विद सेक्शन 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 159 एंड सेक्शन 160 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद रिफ्रेशिंग मेमोरी ऑफ ए विटनेस। सो विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश करने से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 159 यानी 159 और सेक्शन 160 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है। सेक्शन 159 इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली डील्स विद द प्रेजेंट रिकलेक्शन, जबकि सेक्शन 160 एविडेंस एक्ट जो है वो पास्ट रिकलेक्शन की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोविंदा वर्सेस स्टेट 2012 का एक केस है, डील्स विद द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस। तो हॉस्टाइल विटनेस का कॉन्सेप्ट अपने को मिलता है सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और उससे ये रिलेटेड जो रिलेवेंट और रिसेंट केस है वो है गोविंदा वर्सेस स्टेट 2012 का केस है, जिसमें हॉस्टाइल विटनेस के एविडेंटरी वैल्यू, हॉस्टाइल विटनेस के एविडेंटरी वैल्यू की बात की गई है। Dying declaration, if declarant survives, can be used under section 157 एविडेंस एक्ट। मतलब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डाइंग डिक्लेरेशन, अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया था इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ कि भाई उसकी मृत्यु हो सकती है या होने वाली है, तो वो जो स्टेटमेंट है अगर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो उसका इस्तेमाल सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत किया जा सकता है। Section 141 to Section 143 of the Indian Evidence Act deals with leading questions and when they may be asked। तो सेक्शन 141 से लेकर के सेक्शन 143 तक 143 इंडियन एविडेंस एक्ट तक लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया गया है और उसको कब पूछा जाना चाहिए इसके बारे में भी बात की गई है। एग्जामिनेशन इन चीफ सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट में डील किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रताप सिंह वर्सेस शिवराम 2020 इज रिलेटेड विथ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो उससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो है प्रताप सिंह वर्सेस शिवराम 2020। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को आप मे प्रिज्यूम कह सकते हैं, यानी ये बेसिकली है
बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें रटने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो नहीं समझ में आती है, तो उसका एक शॉर्टकट या उसका कोरोलरी या उसका सिनोनिम्स, उस तरीके की चीज़ें निकाली जा सकती है जिससे कि चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है। सो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज इक्वल टू मे प्रिजम। इसका मतलब यह है कि मे प्रिज्यूम का प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को मे प्रिज्यूम मान सकते हैं। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसको हम सेल्फ प्रिज्यूम कह सकते हैं। इसके अलावा इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसको हम कंक्लूसिव प्रूफ कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक फेमस केस है गणपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यानी जो भी मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं अभी, जैसे बिहार जुडिशरी या किसी भी दूसरे स्टेट्स का आप दे रहे हो, तो वहां पर ये सारे केसेस का होना जरूरी है, आपके आंसर शीट में दिखना चाहिए। गणपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2017 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है, और ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को डील करता है। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2018 का केस है, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करके कहा कि फॉल्सस इन यूनो और फॉल्सस इन ओमनिबस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। सो कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस, ये सबको पता है। जावेद आलम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2009 इज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट जस्टिस। यानी जावेद आलम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो केस है, वो रेस्ट जस्टिस से, रेस्ट जस्टिस के कॉन्सेप्ट या सेक्शन 6 से रिलेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस इज एन एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट हियर से एविडेंस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस बेसिकली एक्सेप्शन है किसका? हियर से एविडेंस का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, facts which are occasions, cause or effect of facts in issue, and that is relevant under section 161 section 7 of the Indian Evidence Act. Next point, सुरेश चंद्र बहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करके कहा कि मोटिव क्या होता है। उस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, सुरेश चंद्र बहरी के केस में, कि मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू फॉर्म एन ओपिनियन और इंटेंशन टू डू सर्टेन एक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, in Babu versus State of Kerala 1991, Supreme Court discussed the relevancy and importance of motive. So what is the importance and relevancy of motive? Motive का क्या रोल है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंसी, इसके बारे में डिस्कस किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। आर एम बलकानी बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, सबको पता होगा। टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन की बात इसमें की गई है, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन की रिलेवेंसी की बात की गई है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि टेप रिकॉर्डेड जो कन्वर्सेशन होते हैं, वो या तो सेक्शन 6 या 7 या सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत रिलेवेंट होते हैं। नेक्स्ट, in Mullah versus State of UP 2010, Supreme Court held that the identification parade are not primarily meant for the court. सो बेसिकली मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 का जो केस लॉ है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने की कोशिश करी है कि आइडेंटिफिकेशन जो पैरेड होता है, टीआईपी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए है, इसका कोर्ट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, राम बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो राम बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो मैटर है, ये केस रिलेटेड है पर्पस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। किस पर्पस के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है, इस केस में डिटेल से डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, द एक्ट्स, द स्टेटमेंट्स एंड राइटिंग्स। So the acts, statements, and writings of a conspirator be used against the other conspirators. मतलब बड़ा क्लियर कि कोई कथन है, कोई स्टेटमेंट है, कोई एक्ट है या राइटिंग है, तो वो जो कॉन्स्पिरेटर का है वो इस्तेमाल किया जा सकता है अगेंस्ट द अदर को कॉन्स्पिरेटर। इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट, दर्शन सिंह वर्सेस तो पंजाब 2016 का मैटर है, और ये जो केस है प्ली ऑफ एलिबी को डील करता है। सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद दोज एविडेंसेस which is relevant but to prove a custom। ऐसा नहीं कह सकते, बस सिंपल अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो कहना है कि सेक्शन 13 जो है उन मैटर्स को डील करता है, उन एविडेंसेस को डील करता है जो कि रिलेवेंट होते हैं, जहाँ पर कस्टम को साबित करने की बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट
प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। सो एडमिशन का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि सेक्शन 17 के अंदर। नाउ सीताराम भान पाटिल वर्सेज रामचंद्र भान पाटिल 1977 इज रिलेटेड विद द टर्म एडमिशन। तो भाई ये भी बड़ी फेमस सी बात है कि सही टर्म एडमिशन का जो डेफिनेशन है वो किस केस के अंदर दिया गया? तो सीताराम भान पाटिल वर्सेज रामचंद्र नाग पाटिल। नाउ नेक्स्ट, द टर्म कन्फेशन वाज डिफाइंड बाय लॉर्ड एटकिन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टर्म जो कन्फेशन उसका डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर टर्म कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया। तो लॉर्ड एटकिन ने कन्फेशन शब्द को डिफाइन किया है अपना जो एक सेलिब्रेटेड केस है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट वर्सेस एम्पेरर। इसके अलावा इसी जो यहाँ पर जो कन्फेशन का डेफिनेशन था इसी पॉइंट को अडॉप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो केस था और अप्लाई भी किया और अप्रूव भी किया, और वो केस था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल मोहम्मद अंसारी 2013 का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन शब्द को इसमें भी डिफाइन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, केसेस रिलेटेड विद एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इस पॉइंट पर आने के पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको शेयर कर दूं कि जो कन्फेशंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो यहाँ पर उन केसेस की हम बात कर रहे हैं जो बेसिकली एविडेंटरी वैल्यू की बात करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंटरी वैल्यू। सबसे पहला लैंडमार्क जो जजमेंट आ रहा है आपके लिए वो है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज पठान मल्ला, सॉरी पल्टन मल्ला होना चाहिए, पल्टन मल्ला। दूसरा मामला है पंचू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 का मामला है। इसके अलावा तीसरा मामला है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पी रवि कुमार 2018 का मामला है। कुशल टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये भी 2019 का मामला है। कन्फेशन से एक केस रिलेटेड है, उसका नाम है अग्नु नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966। मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू डायरेक्ट पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क फेमस जजमेंट है और केस का नाम है सीकरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 का मामला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है, उसकी मॉनिटरिंग करवा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की गई कि मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को टू रजिस्टर दी एफआईआर। एक चीज जो मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं वो ये है कि मजिस्ट्रेट कैन नॉट डायरेक्ट सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। नाउ एक बड़ा फेमस क्वेश्चन जो कि अक्सर प्रीलिम्स में रहता है, मलीमत कमेटी हैज रिफॉर्म्ड क्रिमिनल लॉ। तो वो कौन सी कमेटी है जिसने कि क्रिमिनल लॉ का रिफॉर्मेशन पूरा एक तरीके से कर दिया? उस कमेटी का नाम है मलीमत कमेटी। इन केसेज ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार बहुत अलग अलग जगहों पर पूछा गया है, इवन इन इंटरव्यू। जहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, अगर कोई अक्यूज पर्सन है उसका कन्विक्शन होता है और एक ही ट्रायल के अंदर ढेर सारे सेक्शंस लगे हुए हैं, वैसे मामले में यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर सजा एक के बाद एक दी जाए, कंजिक्यूटिव दी जाए, कंजिक्यूटिव सेंटेंस दिया जाए, तो ऐसे मामले में जो पनिशमेंट होना चाहिए, टोटल जो पनिशमेंट होना चाहिए, दैट शैल नॉट बी एक्सीड ट्वाइस। जितना पनिशमेंट होता है एक मजिस्ट्रेट का उससे ज्यादा यानी उसके दुगने से ज्यादा नहीं देना चाहिए। शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। सो मजिस्ट्रेट को जितनी पावर है उसके दुगने से ज्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, पनिशमेंट की बात करें तो 5 तरह का पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन ओमकार प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2007 का मामला है। ओमकार प्रसाद वर्मा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करके दिया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा फनी वाला मैटर है। और मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड करके कहा कि स्टूडेंट एंड टीचर फॉल इन लव। यहाँ पर कोई टीचर और स्टूडेंट आपस में प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर ने अपने जो उसका पोजीशन है उसका अनड्यू एडवांटेज लिया है, ऑफिसर पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट मैन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कहने का मतलब सीधा है, इसको जरा दूसरे तरीके से समझा जा सकता है
कि ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म जो है इसका जो विक्टिम होती हैं वो अक्सर महिलाएं होती हैं, और जो अक्यूज होते हैं मोस्टली पुरुष होते हैं। ठीक है, दैट इज द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, a magistrate is making a report to his superior officer cast an imputation on the character of Z। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। इसमें कहा यह गया है कि एक ए नाम का मजिस्ट्रेट है जो एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट बना करके सुपीरियर ऑफिसर को सबमिट करता है। नाउ अब उसके अंदर किसी पर्सन का उल्लेख है जिस पर्सन का नाम है जेड। तो उसने जब मजिस्ट्रेट ने कोई रिपोर्ट बनाई तो उसके अंदर जेड के कैरेक्टर के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें लिख दी। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि जो जेड के कैरेक्टर के बारे में जो मजिस्ट्रेट ने कुछ भी लिखा, दैट इज इन गुड फेथ एंड फॉर द पब्लिक गुड। मुद्दा ये है जो कुछ ने कैरेक्टर के बारे में लिखा वो गुड फेथ में लिखा और पब्लिक गुड के लिए लिखा। नाउ अगर कल को जेड कोई मुकदमा फाइल कर दे तो उस केस में जो डिफेंस होना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब का वो क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, या जो डिफेंस है वो कहलाता है क्वालिफाइड प्रिविलेज। उस डिफेंस को हम कहते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज। नाउ क्राइम के लिए इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो क्राइम के लिए तीन एलिमेंट बहुत ही जरूरी होते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है मेंस रिया और तीसरा है एक्टस रिया। ये तीनों का होना बहुत ही जरूरी है किसी भी क्राइम को कंप्लीट होने के लिए। तो आज के लिए बस यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम लोग कुछ वन लाइनर्स के साथ आएंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, या आप सीधे क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम तक सुन सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया, अच्छा लगा, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।